नमस्कार आपको भी और आपको भी। नमस्कार। कहते हैं जब दो अशोक एक साथ मिल जाते हैं तो फिर शोक की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। और शेरो शायरी, साहित्य, समर्पण और एक शब्द अशोक जी मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी, जो क्रिएटिविटी में कंसिस्टेंसी है उसको लेकर हमारे अशोक सिंह जी ने न्यूयॉर्क शहर में जो एक सौरभ साहित्य की उसके प्रसार में आप एक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और ये जो एक शेर अर्ज किया है पुस्तक हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, इसमें ऐसा लगता है कि कोई अपना जो आत्मीयता के साथ में जो शब्दों की गरिमा को लेकर एक जो कल्पना की उड़ान है और उसके साथ एक संरचना होती है शब्द शिल्पी की, उसका ध्यान रखते हुए ये बहुत संग्रहणीय संग्रह है। और इसके साथ जो बातें हैं उनमें से कुछ अपने दर्शकों तक मैं आपके बारे में पहुंचाते हुए हम सबका सौभाग्य है कि आपने मेरे उस आग्रह को स्वीकार किया कि आप अपनी कुछ रचनाएं हमारे साथ बांटने वाले हैं। और उस क्रम में उत्तर प्रदेश की जो बात है वो न्यूयॉर्क तक जब आती है तो कई संस्थाओं को अशोक सिंह जैसा एक समर्पित साहित्य सेवी मिल जाता है। और आपने कवि सम्मेलनों के आयोजन और प्रबंध के साथ साथ बहुत सारे स्थलों पर प्रस्तुतियां जो की हैं, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है, हम जिस युग में रह रहे हैं जहां पर सोशल मीडिया भी एक भूमिका निभाता है और कोविड के बाद में विशेष करके कैसे सबको जोड़ा जाए। सबको का मतलब है कि एक देश के नहीं कई देशों के कवि जुड़े, और उसमें कई ऐसे हैं जो बड़े प्रख्यात कवि हैं। और इससे पहले कि हम आपकी रचनाओं की तरफ बढ़ेंगे, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता ही हो रही है कि आजकल कवि भी बड़े महंगे कवि हो गए हैं, जो मंच पर जिनकी बहुत मांग रहती है वो आसानी से मिलते नहीं हैं। पर वो भी जब देखते हैं कि इतना समर्पण के साथ में, एक संजीदगी के साथ में, जिसे कहते हैं साधना की तरह जो शब्द शिल्पी जुड़ते हैं तो सब बड़े बड़े नाम भी आ जाते हैं। तो न्यूयॉर्क में काव्य गोष्ठी के अलावा ये जो अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी एक शेर अर्ज किया है, उसके बारे में पहले भी चर्चा कभी कर चुके हैं, वो आपने प्रारंभ की। और इसमें एक और बात ये है कि एक सदगुरु की बात आती है तो इनर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। और ये इनर इंजीनियरिंग को लेकर जो एक इंटरनल सिस्टम है हमारा साहित्य के साथ जुड़ने का, उसके साथ भी अनुनादित रहे हैं हमारे अशोक सिंह जी। और कुछ संग्रह आप इनके देख रहे हैं, जिसमें से फिर वसंत आए पहला संकलन था, फिर गज़ल संग्रह आपका वाणी प्रकाशन से जो आया वो ख्वाब कोई बिखर गया, काव्य तरंग काव्य संकलन में कुछ चुने हुए कवियों की कविताएं रहीं, उसका आपने संपादन किया। और आज पूरा ये जो महफिल सजी है उसमें सबका मन है कि एक अशोक सिंह जी को पूरी तन्मयता से सुनने का अवसर पाएं, क्योंकि अक्सर जब इकट्ठे होते हैं कई कवियों को सुन रहे होते हैं और एक कवि की जो धारा है अभिव्यक्ति की उस तरफ उतना एकाग्रता से नहीं जाते हैं। तो आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करते हुए आपकी रचनाओं की तरफ बढ़े उससे पहले एक प्रश्न करने की अनुमति ये ले रहा हूँ कि कोई रचना हो जाती है आपके द्वारा, उसके बाद कैसा आपको लगता है? जैसे कई लोग कहते हैं ये प्रसव पीड़ा से निकले हों, या क्या आपका क्या भाव रहता है? आप प्रसव पीड़ा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक आप जो क्रिएशन करते हैं उसमें परफेक्शन कैसे लाना, आपको लिख के उसको आगे बढ़ा देना अलग बात होती है, लेकिन रचना लिखी जाए और आपका मन प्रसन्न हो और उसको कभी भी पढ़ें आपको लगे कि आपने उसके साथ न्याय किया है, तो आपको प्रसन्नता होती है। और एक शेर अर्ज किया में ऐसा कुछ क्रम बना है कि हम लोग सृजन के पीछे पड़े हुए हैं हाथ पैर धोकर कि हर हफ्ते 2 गज़लें लोगों को लिखनी है। और जो लोग एक्टिव हैं वो 2 गज़लें लिख रही हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, आज हमने 184वां प्रोग्राम किया है। अब आप सोचिए हर हफ्ते 2 मिसरे दिए जाते हैं, इसका मतलब हर हफ्ते 2 गज़लें होनी चाहिए। अगर आपकी सिंपल अंक गणित है, 368 गज़लें इस प्रोग्राम के तहत जिनको लिखना है वो लिख चुके हैं। क्या बात है। तो गज़लों पर ऑफ कोर्स ज़्यादा जो है ज़ोर है। बाकी जिसको अगर समय मिला तो हम नज़्म भी लिखते हैं। कविताएं थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन समय उतना ही है, या तो आप ये कर लीजिए या वो कर लीजिए।
और सबको जोड़ने में, पूरी दुनिया को इकट्ठा करने में, एक प्रोग्राम शनिवार को हर शनिवार करने में मेरे ख्याल से बहुत समय जाता है। सो ऑन एवरेज 20 घंटे तो हफ्ते में जाते होंगे ये सारा कुछ करने में। तो मैं बारिश का मौसम न्यूयॉर्क में विशेषकर जब हम बात करें तो चल रहा है, इसलिए गज़ल के शेर आपकी गज़ल के शेर आपकी नज़र करते हुए आपसे मैं अपनी गज़लें सुनाने के लिए अनुरोध करूंगा। और उसका शेर ऐसा है कि सहमी सहमी, आप आगे बढ़ाएं। सहमी सहमी शुरू हुई बारिश और फिर ज़ोर से गिरी बारिश। क्या बात। दिन भी अब रात सा नज़र आता और कितनी देर की बारिश। क्या बात। और तिश्नगी बढ़ती जा रही दिल की, जैसे जैसे ये बढ़ रही बारिश। वाह। और सब्र करिए ठहरने वाली नहीं, देर तक गम से ये लदी बारिश। वाह। और लब सिले थे ज़ुबां में खामोशी, आंखों की राह फिर हुई बारिश। वाह। और उसने जुल्फ़ें झटक दी होंगी कहीं, थोड़ी सी यूं ही आ गई बारिश। क्या बात है, क्या बात है। और एक दो शेर छोड़ता हूँ कि वक्त बेवक्त जब भी आ जाए, किसको भाती है बेतुकी बारिश। क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी शेर गज़ल का है कि गा रहे थे मल्हार जब हम तुम, गा रहे थे मल्हार जब हम तुम, मुल्क सरहद पे और थी बारिश। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितने सारे आयाम और अलग अलग स्थितियाँ एक गज़ल में, और गज़ल के बारे में आप अधिक बताएं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक शेर दूसरे शेर के साथ में तारतम्य रखे ये आवश्यक नहीं है। नहीं, तो अलग अलग संदर्भ इसमें भी आए हैं। तो इसमें अगर आपके एक ही विषय पर गज़ल कहेगी तो उसको हम उर्दू में मुसलसल, यानी कि लगातार, जो मुसलसल गज़ल कहते हैं। वरना दोहे जैसे होते हैं, एक दोहे का दूसरे दोहे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक शेर का दूसरे शेर से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने एक के बाद दो शेर एक ही विषय पर लिख दिए हैं तो दोनों शेर मिलाकर उनको किता कहते हैं। तो जो कोई कहता है कि अरे भाई एक किता सुनाता हूँ, मतलब एक ही गज़ल के दो शेर। और आपने एक शब्द और सुना होगा, रुबाई। रुबाई का डिसिप्लिन अलग होता है, रुबाई और मुक्तक एक नहीं होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा एक ही उसमें होता है, उसका रदीफ काफ़िया एक ही रहता है, लेकिन रुबाई की मात्राएं अलग होती हैं। जो औज़ान बोलते हैं, अरकान बोलते हैं, वो अलग होते हैं। और मुक्तक एक ही किसी भी उसमें हो सकता है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा जो गज़ल आपकी हैं, ज़्यादातर आपको क्या लगता है, रोमांटिक गज़लें ज़्यादा हैं या किस तरह की? मेरा कोई विषय नहीं है, मैं रोमांटिक भी हो सकता हूँ और बहुत ही, मतलब मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहता हूँ। जैसे लोग आकर कहते हैं कि मैं प्रेम का कवि हूँ, ना मैं प्रेम का कवि हूँ, ना ही मैं अप्रेम का कवि हूँ। अपनी भावना को या जो एक विषय है उस पर लिखना है तो उस पर जितना विस्तृत जा सकते हैं। और ये गज़लों में क्या होता है कि भाई जो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं कि गज़ल कैसे समझी या सुनी जाती, क्योंकि हम सब जो है हमको पता है कि क्या है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। देखिएगा, एक एक शेर में ऐसी बात करने की कोशिश की गई जिसमें आपको लगेगा कि अरे भाई, आपको सोचने पे मजबूर करे। किसकी तलब का मुद्दा ठहरा दिया मुझे, समझाया क्या था क्या से क्या बतला दिया मुझे। किसकी तलब का मुद्दा ठहरा दिया मुझे, समझाया क्या था क्या से क्या बतला दिया मुझे। और शेर सुनिएगा, उसकी रही है रहमतें इस दिल पे बेनियाज, जो भी दिया है आज तक अच्छा दिया मुझे। उसकी रही है रहमतें इस दिल पे बेनियाज, जो भी दिया है आज तक अच्छा दिया मुझे। और शेर सुनिएगा कि बैठे थे तीरगी में किसी तिश्नगी में हम, तीरगी यानी अंधेरे में, और तिश्नगी कोई प्यास आपके मन में या होठों पर, कि बैठे थे तीरगी में किसी तिश्नगी में हम, और दिल के वहम ने फिर वही चौंका दिया मुझे। क्या बात। और शेर सुनिएगा, आपके लिए रोमांटिक शेर है कि सोचा था आज आएंगे आंखों से पी के घर, और फिर से खुमे शराब दे बहका दिया मुझे। और शेर सुनिएगा, इसमें शब्द आता है बारे गिरा, यानी कि बोझ जिसको उठाने में तकलीफ हो, कि समझे थे खेल खेल में गुजरेगी रह गुज़र, रह गुज़र यानी आपकी जो ज़िंदगी चल रही है। समझे थे खेल खेल में गुजरेगी रह गुज़र, और बारे गरा है ज़िंदगी समझा दिया मुझे। बारे गरा आपको मतलब समझाया था इसके पहले, ऐसी चीज़ जिसे उठाने में कष्ट हो,
बोझ। मुझे लगता है इनसे पहले ये गिर जाएंगे। समझे थे खेल खेल में गुजरेगी रह गुजर, और बारे गरा है जिंदगी समझा दिया मुझे। और शेर सुनिए, निकले न थे जो सालों साल आंखों से मेरी, इन आंसुओं ने आज क्यों धोखा दिया मुझे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। और शेर सुनिएगा, इसमें एक शब्द आता है खिरत, यानी कि बुद्धि, जो लॉजिक और बुद्धि आती ना, कि सारी हदें खिरत की हुई पार तो सोचूं, सारी हदें खिरत की हुई पार तो सोचूं, किस्मत ने मुझे क्या नहीं और क्या दिया मुझे। क्या बात, क्या बात। और इसमें दो शेर और हैं कि जिस पर उड़ान की कोई सीमाएं ही न हो, जिस पर उड़ान की कोई सीमाएं ही न हो, सर पर खुला एक आसमां ऐसा दिया मुझे। वाह। और अभी आपने जो अच्छे अच्छे सुंदर शब्द सुने थे, इनका अलग तरह से प्रयोग देखिए शेर में। लब, होंठ, लब इसी शब्द का अर्थ बताऊंगा, बाकी तो बता चुका हूं पहले। नाफ यानी कि आपका जो बेली बटन, लब, सीना, जुल्फ, नाफ कमर से भी बढ़ के हैं, उस हुस्न के मेयार ने समझा दिया मुझे। क्या बात। लब, सीना, जुल्फ, नाफ कमर से भी बढ़ के हैं, उस हुस्न के मेयार ने समझा दिया मुझे। और आखिरी शेर इसका आपके सामने रखता हूँ। दरख्शां यानी कि प्रकाशमान। समझे ते जीस्त, जीस्त यानी जीवन, समझे ते जीस्त खुद से दरख्शां रही, मगर सूरज है कोई और ये समझा दिया मुझे। वाह वाह। ये शेर उन दिनों का लिखा गया था जब कोविड भयंकर अपने चपेट में पूरी दुनिया लिए हुए था। समझे ते जीस्त खुद से दरख्शां रही, मगर सूरज है कोई और ये समझा दिया मुझे। क्या। तो साहब ये रही गज़ल, और मुझे लगता है आपको जगाने के लिए मुझे वापस नज़्म की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, स्वागत है आपका। और उस नज़्म को आखिरी कर दिया जाए क्या, कि आपको और लंबा एक और करेंगे। अच्छी बात है। मैं आपको एक नज़्म की तरफ ले चलता हूँ। ये हमारे मित्र कमलेश हरिपुरी जी ने गाया भी था, बड़ा सुंदर गाया था उन्होंने। और मैं आपसे एक उसकी जो है शायद शेयर की हो, ये रूमानी नज़्म है, आपको सुनने में मज़ा आएगा। और जहाँ छोटे मोटे पिंच करने वाले शब्द हैं मैं आपको बताता जाऊँगा। कि रात बाकी है चंदा फलक में अभी, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। वाह वाह वाह। सुनिएगा साहब जी। रात बाकी है चंदा फलक में अभी, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। भाव और शब्द दोनों का मेल जोल देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। कि चाहतों की है ये रात छोटी बहुत, अब तलक की मुलाकात छोटी बहुत, इतने जज्बात अरमा मचलते अभी, सब्र की इंतहा अब है छोटी बहुत। दायरा ख्वाबों का थोड़ा बढ़ने तो दो, हद की बुनियाद कुछ और उखड़ने तो दो, मेरी किस्मत का लेखा भले कुछ कहे, भाग्य इस रात का कुछ निखरने तो दो। वाह। चंद घड़ियां यही याद रह जाएंगी, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। वाह वाह। 4 दृश्य खींचे गए इसमें, सुनते जाइएगा, हर एक में आपको अलग बात लगेगी। कि दिल की बातें भी होठों से कब तक कहूँ, आँखों की बातें दिल में कहाँ तक लिखूँ, बस इशारों से अब तक किए हैं मिलन, इश्क के मख्फी किस्से कहाँ तक लिखूँ। मख्फी यानी गूढ़। कि दिल की बातें भी होठों से कब तक कहूँ, आँखों की बातें दिल में कहाँ तक लिखूँ, बस इशारों से अब तक किए हैं मिलन, इश्क के मख्फी किस्से कहाँ तक लिखूँ। इब्तिदा से भी आगे बढ़ो तो ज़रा, इब्तिदा नहीं शुरुआत, इब्तिदा से भी आगे बढ़ो तो ज़रा, पस व पेश अब भी दिल क्या कहो तो ज़रा। हेजिटेशन क्या है, पस व पेश अब भी दिल क्या कहो तो ज़रा, और रात यही तसव्वुर में थी जो सदा, जहाँ से बढ़ जाने जाना बनो तो ज़रा। और कल को ये रात फिर लौट आई न तो, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। क्या बात है, बहुत अच्छा। अगला सुनिएगा। मुझे लगता है कि इन चारों बंदों में सबसे ज़्यादा जो है या रोमांटिक शब्द आए ना, या सीनरी देखिएगा। कि देखो बाहर है रूमानियत का समा, गोद में चरख की रात सारा जहां। वाह। चरख यानी कि आसमान।
कि देखो बाहर है रूमानियत का समा, गोद में चरख की रात सारा जहां, मैं ढुलकती है चंदा से ज्यों चांदनी, आलम अब भी है मखमूर सारा यहाँ। दासिता कहकशां की अभी चल रही, कहकशां यानी कि आपका आकाशगंगा, दासिता कहकशां की अभी चल रही, ये फिजा अलकसी से अभी ढल रही, लहरे आगोश में लब के ख्वाब आलूदा। लब यानी कि आपका जो किनारा होता है समंदर का, और ख्वाब आलूदा यानी कि स्वप्न में लिप्त हैं। लहरे आगोश में लब के ख्वाब आलूदा, भौरों को गुल की निकहत खुशबू, भौरों को गुल की निकहत अभी चल रही, इतनी दिलकश न जाने फिजा होगी कब, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। क्या बात, इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। वाह। आखिरी बंद में इसको क्लोज करना है, कहाँ से क्लोज होता है देखिएगा। फर्क सच झूठ में रात करती नहीं, फर्ज की बात दिन जैसी गढ़ती नहीं, तुम हो तुम मैं हूं मैं सिर्फ मुमकिन अभी, जो ये गुजरी तो रात ऐसी होगी नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि आदमी खाम ही था शुरू से, मगर खाम मीन्स दोष युक्त, दोषों से भरपूर, आदमी खाम ही था शुरू से मगर इश्क की छाँव ने उसको पूरा किया, आज फिरदौस के लहजे आकर मिले, खुद से बेखुद मुकम्मल तो हो लूँ ज़रा। वाह, कि साहित्यिक स्वरूप में जो बोलचाल की भाषा, कल्पना को लेकर किसी चौराहे पर, किसी पीपल के पेड़ के नीचे अगर कोई, आजकल तो बहुत पहुंच जाते हैं अमेरिका से, तो वो उनसे जिस तरह की बातें पूछ सकता है वो सब इसमें बड़ी सुंदरता इसमें। लेकिन एक बाद में एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपके मानस पटल पर रह जाएंगे। जी, स्वागत। तो सुनिएगा कि परदेश से आने वाले बता, सुनते हैं दूर देश में कस, होते हैं जाजिब नज़र हंसी, यानी जो लोग सुंदर यौवन जो लोग बाहर हैं, औरतें कस यानी जो सुंदर जवान व्यक्ति होता है, होते हैं जाजिब यानी सुंदर, नज़र हंसी, औरत जो हूरे आसमान से आ फिरती रूबरू ज़मीं। क्या बात। हमारे यहाँ एक मित्र आए थे, बोले जर्मनी में उतरा तो देखा चारों तरफ हूरे ही परियां घूम रही हैं। तो उनकी वो बात मुझे याद थी जी, कि औरत ज्यों हूरे आसमान से आ फिरती रूबरू ज़मीं, कुछ जर निगार गेसू से सजी। जर निगार शब्द भी आया था, यानी ब्लॉन्डी जो है सोने के जैसे बालों वाली। हमारे जो पंकज दास जी ने वो मशहूर कर दिया था, चांदी जैसा रंग है तेरा। तो कुछ जर निगार गेसू से सजी, कुछ सुर्ख कत्थई होती नगी, बिखराती फिरती हैं शबाब, वो सीम बदन वो माह जबीन। वाह। जो चांदी के जैसे शरीर वाली और माह जबीन यानी जिनका माथा जो है चंद्रमा के समान है। क्या मेल जोल करती तुमसे खूब, क्या मेल जोल करती तुमसे खुश सूरत दिलकश वो नाजनी, इतने चर्चे उन हुस्नों के, बनती हैं क्या वो रूहुल अमीन। एक बड़ा मुश्किल शब्द आ गया, लेकिन ये इतना अहम था कि मुझे इस्तेमाल करना पड़ा। रूहुल अमी को बोलते हैं कि आपका सोलमेट। दे आर सो ब्यूटिफुल बट कैन यू कनेक्ट विद देम। क्या बात, क्या बात। सो इसको फिर से सुनिए जी, कि औरत ज्यों हूरे आसमान से आ फिरती रूबरू ज़मीं, कुछ जर निगार गेसू से सजी, कुछ सुर्ख कत्थई होती नगी, बिखराती फिरती हैं शबाब, वो सीम बदन वो माह जबीं। क्या मेल जोल करती तुमसे खुश सूरत दिलकश वो नाजनी, इतने चर्चे उन हुस्नों के, बनती हैं क्या वो रूहुल अमी, परदेश से आने वाले बता। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। और आजकल अगेन ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रही हैं और कई परिवारों में यही प्रसंग चल रहा होता है कि अपने भारत के ही होने चाहिए। तो वो बात भी आपने बड़ी निश्चलता से इस कविता में उसको रेखांकित किया है। जी, इसमें दो तीन रस और खींचना है, थोड़ी नज़म लंबी हो गई, लेकिन चूंकि ये हम छोटे उसमें नहीं सुना सकते हैं तो ये मैं लिबर्टी ले रहा हूँ। जी, स्वागत है। तो अब देखिए अगला टॉपिक आता है कि परदेश से आने वाले बता, परदेश की धरती पर जो बना वो मकान कभी क्या घर लगता, चौबारे आंगन ड्योढ़ी का आपस में क्या रिश्ता लगता, घर के आंगन में क्या तुलसी का पौधा छोटा सा रहता है, या पूजा और इबादत का एक अलग थलग कमरा रहता। क्या बात है, क्या बात है। क्या घर के बामों दर तुमको, बामों दर यानी छत और दीवारें, क्या घर के बामों दर तुमको महफूज रखें दुनिया भर से, क्या गम हमसाये का पता, गम हमसाया यानी कि जो आपका पड़ोसी है उसका दुख,
क्या गम हमसाये का पता हमसाये को भी है रहता। क्या पड़ोसी पड़ोसी का दुख दर्द जानता है? वैसे तो भारत में भी अब नहीं रह गया ऐसा। तो ये प्रश्न एक जेन्युइन था कि परदेश से आने वाले बता। और 2 प्रश्न इसमें और आएंगे, देखिए कि परदेश से आने वाले बता, घर शहर देश से दूर बसे किस हाल में अपने रहते हैं। जब याद वतन की आती है क्या याद अपनों को करते हैं। क्या होली दिवाली के दिन त्योहारों से दिन दिखते हैं, क्या ईद और बैसाखी में आपस में गले सब मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अपनी भाषा तहजीब में क्या बच्चों को शामिल करते हैं, आने वाली पुश्ते भी क्या इस देश को वतन समझते हैं। वाह। परदेश से आने वाले बता। एक्चुअली ये कविता ऐसी है कि वो बहुत सालों तक जिंदा रहने वाली कविता इसलिए है क्योंकि इसकी जो प्रासंगिकता है वो आने वाले समय के साथ और बढ़ती जाएगी। जो प्रश्न आपने उठाया है कि दूसरी तीसरी पीढ़ी किस तरह से अपनी परंपरा से जुड़ी रहती है, भारतवर्ष के साथ में उनका क्या उस तरह की घनिष्ठता बनी रहती है, वो धीरे धीरे कई परिवारों में ये प्रश्न होता है। और ऐसे क्योंकि हम न्यूयॉर्क में बैठे हुए बात कर रहे हैं और हिंदी भाषा के साथ जुड़े हुए और भारतीय परिवेश की बात कर रहे हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि रहता नहीं है। माता पिता की इच्छा होती है कि वैसे की वैसा रहे, पर वो रह नहीं पाता क्योंकि परिवेश का असर है। जी, आखिरी प्रश्न आपसे उठाता हूँ। जी, स्वागत। कि परदेश से आने वाले बता, कैसा लगता है लौट के जब, देखिए एक ही प्रश्न है लौट के आने पर, कैसा लगता है लौट के जब तुम देश को वापस आते हो। क्या बात है, क्या बात है। वो मिट्टी खुशबू अपनापन क्या ढूंढ यहाँ सब पाते हो, जिसकी उम्मीद रहती है। अपनी भाषा घर की बोली में परदेसीपन पाते हो। क्या बात है। जब भाईचारा मजहब की दीवारें ऊंची पाते हो, सारी दुनिया तहजीब में जिस जीने के मतलब ढूंढ रही, अपने ही मुल्क में मगरिब का दीवानापन जब पाते हो। वाह वाह। मगरिब यानी कि पश्चिम। कि सारी दुनिया तहजीब में जिस जीने के मतलब ढूंढ रही, अपने ही मुल्क में मगरिब के का दीवानापन जब पाते हो, और नई पौध के ख्वाबों में परदेश की मिट्टी पाते हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नई पौध के ख्वाबों में परदेश की मिट्टी पाते हो। तो कविताएं ऐसी होती हैं कि अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो ऊपर से निकल जाती है, और कई बार ऐसी होती है कि वो आपके अंदर ठहर जाती है और इतनी गहराई से उसकी जड़ें रह जाती हैं कि आपको लगता है क्या बात कही थी उसने। और कई बार आप अकेले में भी सोचते अरे यही तो मैं सोचता था, या आप उस अनुभव से गुजरते हो, आपको लगता है अरे उसने यही तो बात कही थी। मुझे लगता है इस तरह से जो एक सातत्य है, एक सखित्व का या सखा का जो भाव रचनाओं के माध्यम से हो जाता है, वो हमें कहीं ना कहीं संबल भी देता है और जीवन को सुंदर भी बनाता है। सुंदरता को लेते हुए तो रोमांटिक अगर आपकी एक गजल आप सुनाने की, आपको हम एक जो है आपका एक आपको रोमांटिक गजल ऐसी सुनाते हैं जी, बहुत छोटी बहर की। आज एक शेर हुआ था जी, और वो शेर ऐसा था कि मुझे सुनाने में मैं डर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। तो रोमांटिक सुनाने में डर लगने लग गया। आप बताइए कैसे वो, ये कोई हॉरर की कविता थोड़ी है, रोमांटिक कविता, डरना क्या। एक शब्द सुनाता हूँ। जी, स्वागत है। नाफ यानी होता है बेली बटन। अच्छा, इतना ही शब्द बताना। हाँ, नहीं जरूरी था बताना। ठीक है। नशों में नशा इससे बढ़कर तो देखा नहीं अब तक हमने। वाह। जब नाफ प्याला हो आगे, ओए होए, फिर क्यों ना उछल दिल आ जाए। और ये डरने समझ में आता है। अब समझ में आया ना। आप समझ में आया। हाँ। क्योंकि क्या जो सेंसुअल एक्सप्रेशंस है ना, उसके ऊपर एक प्रकार का अंकुश लगा के रखें, ऐसी मर्यादा हम अपने लिए बांध के रखते हैं। तो कभी तो जान न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए, कभी तो फिर कहीं भी आपको देखिए, मर्यादा के अंदर जो रहकर बात कही जाती है वही कविता होती है, बिल्कुल, वरना अश्लीलता होती है। बिल्कुल सही। और मैं यहाँ तक कि मैं बोसा शब्द भी अपने कविता में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जो उर्दू लिखने वाले हैं वो समझते हैं बोसा क्या होता है। हाँ। हम लोग बोसा अगर इस्तेमाल करेंगे तो उस चुंबन से तात्पर्य नहीं होता, शायद किसी और चीज़ से हो। अच्छा, आपको तो ये आप में कुछ मेरे जैसे होंगे, उर्दू इतना अच्छा नहीं समझते होंगे। ये एक तो चुंबन होता है, और चुंबन क्या है, गाल पर भी हो जाता है, अधरों पर भी हो जाता है। तो ये जब कोई कहता है तो उसमें अश्लीलता थोड़ी है। हम गाल के चुंबन तक भी नहीं जाते क्योंकि आपकी रचनाओं में ये सब नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं इससे असहमत हूँ ऐसे। तो मतलब अपनी अपनी मान्यताएं हैं,
वो तो पर आपकी रचना में मतलब हम वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हाँ। क्योंकि उन्होंने पहले से बता दिया कि इसके लिए वो हमारी कविता जो है क्या कि ए सर्टिफिकेट वाली नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल। वो तो जो पिछला शेर पढ़ा था, जी, इट लीव्स एवरीथिंग टू योर इमेजिनेशन। आप पहले तो इससे मुझे याद है पहले की पिक्चरों में ऐसा होता है, ये 14वीं का चांद है तो बस। अगर वहीदा रहमान थोड़ा सा ये वो चिड़िया जो है ऊपर उड़ने लगती थी। नहीं, चिड़िया छोड़िए आप, अगर उन्होंने घूंघट हटाया तो ही लोगों को लगता था हाँ क्या बात हो गई है। जी, तो प्रेम के साथ मैं आपको ये फिर से याद दिलाता चलूं कि हम अशोक सिंह जी की रचनाओं का आनंद लेने का जो सौभाग्य आज प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपके कई संकलन आ चुके हैं, गज़लों के भी, कविताओं के भी, और आने वाले संकलन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें अगर। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाला एक संकलन जो हमारा प्रोग्राम एक शेर अर्ज़ क्या है चल रहा है, तो हमने आज 184वां पड़ाव पूरा किया है और 16 हफ्तों में हम 200 हफ्ते बिना किसी रुकावट के अनवरत अविरल पूरे करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो इस अवसर पर एक किताब जो है छप रही है, दूसरी बार, ये 100वें पर छपी थी जी, लेकिन इस बार इसमें 46 लोग शामिल थे जी, 10 देशों से, 46 पीपल उनकी भागीदारी थी इसमें, और लगभग 300 पेजों के आसपास किताब है। अगली किताब का प्रारूप ऐसा है कि वो किताब आपने आज तक देखी ही नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि छपी नहीं। उस तरह की किताब आपने नहीं देखी जी, होगी, जी। इसलिए क्योंकि ये लेखक राइटर बेस्ड नहीं है। हम लोग जिस थीम पर हर हफ्ते लिखते हैं जी, उसमें चुने हुए हमने मिसरे, जो एक लाइन दी जाती है, मिसरा यानी एक समस्या पूर्ति के लिए शेर का दूसरा वाला जो पंक्ति है उसको दिया जाता है। शेर के 2 पंक्तियाँ होती हैं, ऊपर वाले को उला कहते हैं, नीचे वाले को सानी, जैसे दोहा। तो नीचे वाली पंक्ति जो है हम देते हैं और उसके कुछ नियम देते हैं, उस पर लोग लिखते हैं गज़लें। वाह, तो हमने वो पंक्तियाँ ली हैं और उस पर लोगों को आमंत्रित किया कि आप अगर आपने इस पर लिखा है तो वो गज़ल हमें दीजिए, और बुक जो है हमारी ग्रुपिंग होगी बाय मिसरा, नॉट बाय ऑथर्स। तो आपके पास हमने 15 या 20 या 25 जो है अलग अलग मिसरे लेकर उस पर गज़लों की ग्रुपिंग होगी। तो ये बहुत ही अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट है और नया है एकदम। नया तरीका, सो उसमें जो है आपको आनंद आएगा। तो चूंकि ये स्थान जहाँ पर हम बात करें उसका नाम भी न्यूयॉर्क है, तो नई नई बातें करने के लिए आगे कदम बढ़ाने वाले अशोक सिंह जी को हम बहुत बहुत बधाइयों के साथ धन्यवाद देना चाहते हैं।